गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा है। मैं गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर स्वरूप नगर में काम करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कि छाती में या गले में खाना अटक जाता है, तो आपको क्या जांचें करवानी चाहिए और आपके पास क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो पहले हम जांचों की बातें करेंगे। 3 मुख्य जांचें होती हैं जिससे हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि क्या दिक्कत गले में है या हमारे फूड पाइप में है, और क्या दिक्कत बनावटी है या दिक्कत मांसपेशी की और नर्वस सिस्टम की है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरियम स्वॉलो की। बेरियम, जैसे आप कई लोग जानते होंगे, वो एक रेडियो ओपेक एक मेटल होता है जो रेडियो ओपेक है। बेरियम स्वॉलो में हम बेरियम की एक टैबलेट लेते हैं, उसको पानी में घोल के उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसको पेशेंट को वो सोल्यूशन पीना होता है। जैसे जैसे पेशेंट वो सोल्यूशन पी रहा होता है, वैसे वैसे उसके रियल टाइम में एक्सरे से फोटो ली जाती है, जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेरियम गले से फूड पाइप में ठीक स्पीड से जा रहा है या नहीं जा रहा, फूड पाइप से स्टमक में ठीक स्पीड से गया या नहीं गया, क्या बेरियम फूड पाइप में थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुका, क्या वो गले में जाके वापस ऊपर आ गया। तो इससे हमें रियल टाइम में पता चल जाता है कि हमारा ईसोफेजियल मसल्स और हमारे गले की ओरोफेरेंजियल मसल्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हम ये भी देखते हैं, हम टाइम बेरियम स्वॉलो देखते हैं कि अगर बेरियम पीने के 5 मिनट बाद भी फूड पाइप में 5 सेंटीमीटर से बड़ा कॉलम अटका हुआ है बेरियम का, इसका मतलब है कि डेफिनेट वहां पे कोई रुकावट है। तो बेरियम स्वॉलो से हमें ये भी पता चल जाएगा कि फूड पाइप में कोई रुकावट है या नहीं, हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे रुकावट है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो रुकावट बहुत टाइट है या उतनी टाइट नहीं है। दूसरी जांच होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एक रबर की ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है। ये ट्यूब हम लोग मुंह से पास करके गले के थ्रू फूड पाइप और स्टमक को देखते हैं। तो जैसे ये क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, तो इससे हमें मुंह की, गले की, फूड पाइप की पूरी बनावट दिख जाती है। अगर कहीं पे कोई सूजन हो, अगर कहीं पे कोई रुकावट हो, अगर फूड पाइप का साइज बहुत भर गया है, बहुत फैल गया है और अंदर वहां पे खाना अटका हुआ है, तो ये सारी चीजें हमें एंडोस्कोपी पे दिख जाएंगी। अगर किसी के फूड पाइप में बहुत सारे अल्सर बने हुए हैं और उसकी वजह से वहां पे अब सिकुड़न आ रही है, ये भी चीज हमें एंडोस्कोपी में पता चल जाएगी। तो एंडोस्कोपी जो जांच है, उससे हमें जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल डिजीज बोलते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख जाते हैं। जिनकी नर्वस सिस्टम या मांसपेशी की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से अच्छे से वो निगल नहीं पा रहे हो, ये चीज़ 100% तो एंडोस्कोपी पे नहीं पता चल जाती। लेकिन अगर एंडोस्कोपी पे गला बहुत ढीला हो चुका हो या गले में बहुत सारे अलग अलग मोटिलिटी पैटर्न्स आ रहे हों, उससे ये हमें एक हिंट मिल जाती है कि शायद इस इंसान को मोटिलिटी डिसऑर्डर हो। तीसरी जांच होती है मैनोमेट्री। ईसोफेजियल मैनोमेट्री में हम एक प्रोब जो है नाक के जरिए गले में और फिर फूड पाइप में पास करते हैं। इस प्रोब में 32 ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो फूड पाइप में प्रेशर को नापते हैं। एक बार ये पाइप अंदर चला जाए, उसके बाद हम लोग पेशेंट को पानी पीने को बोलते हैं, और जो ये ट्रांसड्यूसर्स हैं वो ईसोफेगस की मसल्स का प्रेशर नापते हैं। इससे हमें पता चलता है कि खाना निगलने के लिए या पानी निगलने के लिए जो ईसोफेगस की मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, वो ठीक से प्रेशर जनरेट कर पा रही हैं या नहीं। क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, इतना ज़्यादा कि पूरा ईसोफेगस एक बार में सिकुड़ जा रहा है और कुछ आगे नहीं जाने दे रहा, या बिल्कुल ही कुछ भी प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा और सबका सब ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, या ईसोफेगस ठीक है लेकिन नीचे जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा और इसलिए सारा खाना ऊपर हो गया है। ये सारे चेंजेस जो हैं हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री में पकड़ सकते हैं। तो ये 3 जांचें हैं जो हमें 99% लोगों में ये डायग्नोसिस में पहुंचने की हेल्प करती हैं कि पेशेंट को खाना निगलने में परेशानी क्यों हो रही है। अब हम बात करेंगे एकिलेसिया कार्डिया की। एकिलेसिया कार्डिया एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाता है। वो इसलिए नहीं रिलैक्स कर पाता है क्योंकि हमारे जो शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं, जो ऐसी एंजाइम रिलीज करते हैं या ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं
जिससे कि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होए। ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे होते, इसलिए जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो पूरा ऐसे टाइट बंधा रहता है। एक्लेजिया कार्डिया में पेशेंट को ये पहली चीज समझने की ये है कि ये पैदाइशी बीमारी है, लेकिन अक्सर लोगों को जो लक्षण होते हैं वो बड़े में 20 या 30 साल की उम्र पे जाकर, कभी कभी तो 60-70 साल की उम्र पे भी इसके लक्षण आने शुरू हो सकते हैं। लक्षण मेनली 4 हैं। खाना खाने में निगलने में परेशानी होना, खाना वापस मुंह में आ जाना, थोड़ा सा छाती में जलन जैसी होना और वजन कम होना। अगर ये 4 चीजें बहुत सालों से चल रही हों तो पेशेंट को एक्लेजिया कार्डिया होने की संभावना है। जो ध्यान में रखने की चीज है कि इस बीमारी में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी जो मसल है वो अपने आप में खराब नहीं है, जो खराबी है वो न्यूरॉन सिस्टम में है, जिसकी वजह से रुकावट बनी हुई है। अगर किसी को एक्लेजिया कार्डिया है तो हम जब उसका बेरियम स्वॉलो कराएंगे तो उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है, जो बेरियम वाला सोल्यूशन है, वो ठीक स्पीड से इसोफेगस से स्टमक में नहीं जाएगा और एक बर्ड बीक जैसा बनकर आ जाएगा बेरियम की फिल्म में। जब हम उनकी एंडोस्कोपी करेंगे तो इसोफेगस पूरा बड़ा सा चौड़ा सा हुआ दिखेगा, उसमें ऐसे पानी के पूल्स दिखेंगे, और जब हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हमको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिससे ये डायग्नोसिस बन जाता है कि हाँ मरीज को एक्लेजिया कार्डिया ही है, वो है इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसोफेजियल मैनोमेट्री से हम पता कर सकते हैं कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना है, साथ ही साथ उसके ऊपर जो पूरा इसोफेजिस है उसकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं या वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये चीज़ भी पता कर सकते हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्लेजिया कार्डिया के ट्रीटमेंट में 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें। आज की तारीख में एक्लेजिया कार्डिया के लिए मेडिकल मैनेजमेंट रिकमेंडेड नहीं है। पहले कुछ दवाइयाँ आती थी जिससे नीचे जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका प्रेशर बीच बीच में रिलैक्स हो जाता था और पेशेंट खाना खा पाता था, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती है। इसीलिए आज की तारीख में चाहे अमेरिकन गाइडलाइन हो या यूरोपियन गाइडलाइन हो, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करती। तो हम बात करते हैं फिर परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है एक्लेजिया कार्डिया के लिए। परमानेंट ट्रीटमेंट हैं 2। एक होता है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, जिसमें हम एंडोस्कोपी द्वारा गले में जाते हैं और हमारी ईसोफेगस में एक टनल बनाकर अंदर जो मसल ठीक से काम नहीं कर रही उसमें एक चीरा दे देते हैं। एक बार ये हम चीरा दे दें तो फिर ये मसल रिलैक्स हो जाती है और हम फिर वापस बाहर आके ये टनल को बंद कर देते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर की खास बात यह है कि इसमें आपके पूरे शरीर पे कोई भी अलग से कट नहीं लग रहा है, सारा काम एंडोस्कोपी द्वारा अंदर ही अंदर हो रहा है। दूसरा जो परमानेंट सोल्यूशन है एक्लेजिया कार्डिया के लिए वो है सर्जिकल ऑप्शन, जिसे हेलर्स मायोटोमी बोलते हैं। इसमें जो सर्जन डॉक्टर हैं वो यहाँ पर छाती में एक छोटा सा चीरा डालते हैं और जहाँ पर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पर मसल को थोड़ा सा कट कर देते हैं और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं। इसको बोलते हैं हेलर्स मायोटोमी। ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं और 90 to 95% लोगों को इन दोनों ट्रीटमेंट्स के बाद परमानेंट रिलीफ मिल जाता है। अगर किसी इंसान को सर्जिकल ऑप्शन नहीं चाहिए हो तो हम एंडोस्कोपी द्वारा बलून से भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को चौड़ा कर सकते हैं। इसको न्यूमैटिक डायलिटेशन बोलते हैं। ये एक डे केयर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। बस हम एंडोस्कोपी द्वारा अंदर जाते हैं, स्फिंक्टर को चौड़ा करते हैं और स्फिंक्टर की जब मसल्स पे ये प्रेशर पड़ता है तो वो खुद पर खुद ही रिलैक्स होना शुरू कर देती हैं। ये हुआ न्यूमैटिक डायलिटेशन। अब अगर कोई इंसान को कोई भी इनमें से चीज़ें नहीं करवानी हो क्योंकि शायद उनकी उम्र ज़्यादा है या उनको सर्जरी से आपत्ति है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है कि हम बोटुलिनम इंजेक्शन इंसर्ट कर दें। बोटुलिनम एक केमिकल है जिसको आम भाषा में बोटॉक्स इंजेक्शन भी बोलते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन से जो हम एंडोस्कोपी द्वारा जाते हैं अंदर और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही उनमें इंजेक्शन डालकर उनको रिलैक्स कर देते हैं। ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है।
इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने रहता है और उसके बाद फिर से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही समराइज़ करना चाहूँगी कि अगर आपको खाना गलने में परेशानी हो रही हो, साथ में छाती में दर्द भी होता हो या खाना मुँह में वापस आता हो, तो अवश्य अपनी जाँच कराएँ। अगर आपको एकिलेज़िया कार्डिया है, तो आज की तारीख में उसके लिए बेहतरीन परमानेंट डेफिनिटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो उन सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और ऐसे वीडियो देख सकें। थैंक यू।